हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 के चैप्टर 2 के पार्ट 4 के बारे में। ये लास्ट पार्ट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको परागण के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नर युग्मक के पूरे पार्ट के बारे में, नर और मादा युग्मक के पूरे पार्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नर और मादा युग्मक कैसे फ्यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए। फ्रेंड्स, नर और मादा के फ्यूज करने की प्रथम क्रिया परागण कहलाती है। परागण क्या होता है, अब परागण की परिभाषा हम बताते हैं। चलिए देखिए, ये पराग कोश होता है। पराग कोश जब पराग कोश स्फुटित होकर इसमें से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पराग को स्फुटित होकर मतलब कि फट जाते हैं यहाँ से, ऐसे ये जो इसमें रहते हैं पराग कण यहाँ से ऐसे फट जाते हैं, तब ये ऐसे निकल कर बाहर यहाँ पर आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर। इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है फ्रेंड्स, स्वपरागण पर परागण। अब स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण किसे कहते हैं जानते हैं? स्वपरागण उसे कहते हैं जब स्वयं पराग कोश से परागकण स्वयं आकर वर्तिकाग्र पर बैठ जाए, इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब पर परागण किसे कहते हैं? जब किसी माध्यम द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। परागकण और पर परागण दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परागकण इन्हें कहते हैं और इन वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पर परागण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक जल परागण, वायु परागण, जंतु परागण। ठीक है फ्रेंड्स, जल परागण, वायु परागण और जंतु परागण तीन प्रकार के होते हैं। अब जल परागण क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जल परागण उसे कहते हैं जब कोई पुष्प जल में हो, कोई भी जलीय पुष्प जब जल के माध्यम द्वारा मतलब कि जिसके परागकण जल के माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे जल परागण कहते हैं। मतलब कि नर युग्मक जल के माध्यम द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है, तो उसे जल परागण कहते हैं। और यदि अब वायु परागण क्या होता है? वायु परागण किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं। वायु परागण किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं। यदि वायु द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वायु द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं। जब वायु द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं। अब जंतु परागण किसे कहते हैं? यदि किसी जंतु द्वारा ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। अब मुख्यतः किन जंतुओं द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है? मक्खी ऐसा जंतु है, मक्खी मुख्य रूप से मक्खी द्वारा ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य जंतुओं द्वारा भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मक्खी द्वारा ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। देखिए, अब हम आप एक और होता है, मतलब परागकण किसके परागण में एक और होता है, इसे कहते हैं कृत्रिम परागण। इस क्रिया में क्या होता है? कृत्रिम परागण में क्या होता है, जब मनुष्य
किसी मतलब कि स्वयं, जैसे अब आप पांचवा लेसन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल वाला, आनुवंशिकता वाला, उसमें देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल पौधे के जो फ्यूज कराए थे पौधों का, बौने पौधे और लंबे पौधे का, उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। उन्होंने देखिए कैसे फ्यूज कराया था। जब भी फ्यूज कराया जाता है, मान लीजिए हम आपको बताते हैं लंबा पौधा और बौना पौधा का उदाहरण देकर कैसे होता है। अब मान लीजिए एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, फ्रेंड्स ये मान लीजिए लंबा पौधा है, लंबा पौधा। अब एक बौना पौधा बनाते हैं। ये बौना पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बौना पौधा है। इसमें देखिए ये होता है पुंकेसर, इसे परागकोश और इसे पुतंतु कहते हैं। इस भाग को परागकोश, इस भाग को पुतंतु कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। और पूरे को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बौना पौधा हो गया, ये लंबा पौधा। इसमें भी रहते हैं पुंकेसर, दोनों में। अब देखिए फ्यूजन का, ये कृत्रिम फ्यूजन का मतलब कृत्रिम परागण का प्रक्रिया दो होती है। एक विपुंसन, एक विपुंसन और दूसरी थैलीकरण। विपुंसन और थैलीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको विपुंसन बताते हैं कैसे विपुंसन होता है। विपुंसन में क्या होता है, किसी एक पौधे, चाहे लंबे या बौने, मान लीजिए हम लंबे वाले का काट देते हैं। ये लंबा है लिखा, सॉरी गलती हो गई। लंबे पौधे का ये पुंकेसर काट देते हैं आधे से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसके इन दोनों का फ्यूजन कराना है, इसके मादा भाग से इसके नर भाग से। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूजन कराना है। तो हम अगर ये समय से पहले काटे नहीं जाएंगे तो इनके परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समय से पहले हम इन्हें काट देंगे, इन दोनों मतलब कि जो पुंकेसर है इन्हें काट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब कट गया अब ये दोनों। अब क्या करते हैं, इसके परागकण को लाकर इसके वर्तिकाग्र पर रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके परागकण को लाकर इसके वर्तिकाग्र पर रख देते हैं। अब थैलीकरण के बारे में हम आपको बताते हैं। थैलीकरण क्या होता है। थैलीकरण में क्या किया जाता है, इन्हें काटा नहीं जाता है। इस वर्तिकाग्र पर एक थैली लगा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तिकाग्र पर एक थैली दी जाती है, जिससे इसका परागकण
इसके पुंकेसर का परागकण इस पे नहीं आता है, फिर हम इसके पुंकेसर का परागकण, बौने पौधे का पुंकेसर का परागकण निकाल कर लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों क्रियाओं से क्या होता है, इनमें से एक ही की जाती है। इन दोनों क्रियाओं से क्या होता है, आधा लक्षण बौने पौधे का रहता है, आधा लक्षण लंबे पौधे का। जो नई संतति उत्पन्न होती है उसमें आधा लक्षण बौने पौधे का होता है, आधा लक्षण लंबे पौधे का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे नर और मादा युग्मक मिलते हैं एक बीजांड बनाकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं। जब यहाँ पे जब परागकोश में स्फुटन हो जाता है तो इसके परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। वर्तिकाग्र पे क्या होता है, यह ऐसे रसायन स्रावित करता है जिससे इसका अंकुरण होने लगता है। अंकुरण होते होते इसमें से एक पराग नली निकलती है जो बीजांड द्वार तक पहुंचती है। पराग नली निकलती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परागकण में छिद्र होते हैं, जनन छिद्र जिसे कहते हैं, उसी छिद्रों के द्वारा पराग नली निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, पराग नली निकलती है जिसके द्वारा नर तथा मादा युग्मक, नर युग्मक यहाँ पर बीजांड द्वार तक पहुँचता है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसे प्रतिमुख कोश का इन तीनों को कहते हैं, और इन दोनों को जो साइड वाली हैं इन दोनों को कहते हैं सहायक कोश का, और बीच वाली को अंड कोश का, और इस वाली को पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर मतलब कि द्वितीयक केंद्रक। ठीक है फ्रेंड्स, इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब परागकण इस पे पहुँचता है तो जो होता है जनन केंद्रक, उससे दो नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक इससे फ्यूज करता है द्वितीयक केंद्रक से। मतलब ये जो दो केंद्रक हैं इनसे फ्यूज करता है एक नर युग्मक, और दूसरा नर युग्मक जो होता है वह बीच वाली कोशिका यानी अंड कोशिका से फ्यूज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंड कोशिका से फ्यूज करता है। ये एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से और एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करता है। सो फ्रेंड्स, ये जो एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज करता है इसे कहते हैं, ये बनाता है प्राथमिक भ्रूणकोश। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, इंग्लिश में PEN कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो अंड कोशिका से फ्यूज करता है यह क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज। ये जो अंड कोशिका से फ्यूज करता है एक नर युग्मक, वह द्विगुणित युग्मनज बनाता है, युग्मनज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं आगे। सो फ्रेंड्स,
अंडकोश का और नरयुग्मक के द्विगुणित युग्मनज बनाने की क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। इस क्रिया को संयुग्मन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह जो द्विगुणित युग्मनज है यह विकसित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है यह विकसित होकर भ्रूण पोष बनाता है, भ्रूण पोष। अब यह भ्रूण पोष इस भ्रूण को सदैव पोषण प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भ्रूण पोष इस भ्रूण को सदैव पोषण प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं त्रिगुणित, मतलब कि ये जो एक नरयुग्मक दो केंद्रकों यानी द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूजन करता है, इसे त्रिगुणित कहते हैं, त्रिगुणित। इसके फ्यूजन की सभी क्रियाओं को कहते हैं त्रिसमेकन। अब चूंकि इसमें दो नरयुग्मक दो जगह फ्यूजन करते हैं, इसलिए इस क्रिया इसमें दोहरा निषेचन होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंडाशय जो है, ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो बीजांड है, बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात फ्रेंड्स ये जो इसका पुंकेसर है ये दोनों गिर जाते हैं और ये जो फल इसके लगे होते हैं यह इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इस लेसन के दो आखिरी टॉपिक्स बचे हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं और यह लेसन समाप्त हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम आपको अगला लेसन के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन, देखिए अनिषेक फलन क्या होता है, इसमें बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक फल का निर्माण कर देता है। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक फल का निर्माण कर लेता है, इसे अनिषेक फलन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि अंगूर हो गया, अनानास हो गया, केला। इन पौधों में क्या होता है, बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक फल का निर्माण कर लेते हैं, अनिषेक फलन इसे कहते हैं। अब अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक जनन में बिना नर युग्मक के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अनिषेक जनन में भ्रूण का निर्माण हो जाता है बिना नर युग्मक के। ठीक है फ्रेंड्स, भ्रूण का निर्माण, बिना नर युग्मक के भ्रूण का निर्माण हो जाता है, इसे अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये लेसन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस लेसन में तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और अन्य 3 पार्टों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।